हाँ भी बच्चों देखिए, अब अपने करते हैं फंजाई का पार्ट 11। देखिए अपने बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन की, और उसमें सबसे पहले देख रहे थे अपने एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल के अंदर जो शुरुआती 5 जो विधियां हैं वो अपनों ने कर ली है। ठीक, मैं एक बार नाम बोल देता हूँ, लिखने में समय ज़्यादा लगेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो अपनों ने पहले की थी वो थी फ्रेगमेंटेशन, खंडन। दूसरी थी ओइडिया द्वारा, तीसरी थी बाई क्लेमाइडोस्पोर्स, चौथी है बाइनरी फिशन, और पांचवी थी बडिंग मुकुलन जो कि ईस्ट में होती है, और छठी है जेमी। तो 5 तो कर ली थी अपनों ने, तो अपने बात करेंगे आज जेमी की। नंबर 6 जेमी, बाई जेमी या जेमी द्वारा अलैंगिक जनन। देखिए जो जेमी है ये क्लेमाइडोस्पोर के समान ही संरचनाएं हैं। क्लेमाइडोस्पोर के समान संरचनाएं हैं भी ये। ठीक, क्लेमाइडोस्पोर के समान संरचनाएं हैं, परंतु इनकी भित्ति पतली होती है भी। इनकी जो भित्ति है, वाल है, वो पतली होती है यानी थिन होती है। क्लेमाइडोस्पोर की जो तुलनात्मक रूप से मोटी होती है, दिखने में तो एक जैसे ही होते हैं। ठीक, क्लेमाइडोस्पोर की जो मॉर्फोलॉजी होती है वही जेमी की मॉर्फोलॉजी होती है, लेकिन वाल में अंतर होता है। क्लेमाइडोस्पोर की जो वाल है वो तुलनात्मक रूप से मोटी होती है, जेमी की वाल पतली होती है। ठीक, अब इनकी वाल पतली होती है तो ये अपेक्षाकृत कम समय तक जीवित रहते हैं। क्लेमाइडोस्पोर जो होते हैं ना, वो तो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। चूंकि इनकी वाल पतली होती है तो अपेक्षाकृत कम समय अवधि तक जीवित रहते हैं, या कम समय जीवित रहते हैं। ठीक, यानी ये लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक, डायग्राम देख लेते हैं अपने। ये है भी अपनी, ये क्या है, जेमी है। ठीक है, नंबर 7 देखिए, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर। नंबर है 7। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर। देखिए अधिकांश कवकों में अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। स्पोर को हमने कहते हैं बीजाणु। तो अधिकांश कवकों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं या स्पोर्स के द्वारा। ठीक, और बीजाणु की खासियत क्या होती है कि ये एक कोशिक होते हैं, यूनिसेलुलर, एक कोशिक। दूसरी बात है कि ये रंगीन होते हैं। ठीक, कुछ रंगीन भी हो सकते हैं,
तो अपने दोनों लिख देते हैं, रंगीन या रंगहीन। और इनकी जो वाल है, भित्ति जो है ना, या तो वो थिन होगी यानी पतली, या थिक होगी यानी मोटी। ठीक। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये गोल या अंडाकार होते हैं। बीजाणु क्या होते हैं? गोल या अंडाकार, स्फेरिकल और ओवल शेप्ड। देखिए आगे कि जो बीजाणु है ना, जो स्पोर्स है, वो किस में बनते हैं? स्पोरेंजियम में। बीजाणुओं का निर्माण किस में होता है? बीजाणुधानी में होता है। बीजाणुधानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। बीजाणुधानी। और यह जो बीजाणुधानी है ना, ये थैलेनुमा, इंग्लिश में कहेंगे थैलस लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। अभी जो बीजाणुधानी है वो थैलेनुमा, थैलस लाइक या सैक लाइक। सैक लाइक, सैक मतलब क्या होता है? थैला जो होता है ना, थैला, उसको अपने सैक लाइक स्ट्रक्चर ही कहते हैं। इस प्रकार से बीजाणुधानी थैलस लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। और बीजाणुधानी एक वृंत पर विकसित होती है। जो बीजाणुधानी है वह एक वृंत पर विकसित होती है, वृंत पर। इसमें कहते हैं स्टाक। ठीक। और इस वृंत को अपने टेक्निकली क्या कहते हैं? बीजाणुधानी धर। बीजाणुधानी धर। तो रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स अपने पढ़ रहे हैं। तो कवकों में अलैंगिक जनन की जो सबसे सामान्य विधि है वो है बीजाणुओं द्वारा। इसके द्वारा, बीजाणुओं के द्वारा। ठीक। एक बात और ध्यान में रखना कि बीजाणु समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन से बन सकते हैं। भी बीजाणु समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन से बनते हैं। जो बीजाणु हैं ये एकोशिक, रंगीन मोटी या पतली भित्ति युक्त गोल या अंडाकार संरचनाएं हैं। तो बीजाणु हैं वो स्पोरेंजियम में बनते हैं, बीजाणुधानी में बनते हैं। ठीक। और बीजाणुधानी थैलस लाइक या सैक लाइक संरचना होती है। जो बीजाणुधानी है, ठीक है, वो एक वृंत पर विकसित होती है, एक वृंत पर विकसित होती है या एक वृंत पर लगी रहती है, जिसको कहते हैं बीजाणुधानी धर। अब अपने कुछ बीजाणुधानियों की मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि बीजाणुधानियाँ किस किस फॉर्म में होती है या देखने पर वो कैसी होती है। देखते हैं अपने। देखिए सबसे पहले ये एक मैं बीजाणुधानी बना रहा हूँ। ये बीजाणुधानी होगी भी। दिस इज स्पोरेंजियम, these are spores, and this is sporangiophore. ठीक।
अब ये जो शेप है ना, जो मैंने बनाई है, इसको कहते हैं अपने इलोंगेटेड स्पोरेंजियम। इलोंगेटेड स्पोरेंजियम, दीर्घित, लंबी। और देखिए ये स्पोर आगे जाकर क्या करते हैं, ठीक, ये जो स्पोर्स होते हैं वो आगे जाकर जर्मिनेट होते हैं। क्या होते हैं? जर्मिनेट। तो जर्मिनेट कैसे होंगे? जैसे मैं स्पोर को बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा, ये स्पोर हो गया और ये जर्मिनेट होगा इस प्रकार से, इस प्रकार से। साथ में इसमें जो केंद्र है उसमें बारी बारी समसूत्री विभाजन होंगे। फिर इस प्रकार से, फिर और इस तरह धीरे धीरे क्या बन जाएगा, एक परिपक्व कवक जाल बने जाएगा। यानी आफ्टर जर्मिनेशन these spore give rise to mycelium। तो ये हो गया अपना पहला प्रकार, इलोंगेटेड मॉर्फोलॉजी के आधार पर। दूसरा है ओवल शेप्ड। अपने विभिन्न तरह की बीजाणुदानियां कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी के आधार पर। पहली थी इलोंगेटेड, दूसरी है ओवल शेप्ड। बनेंगे सभी में बीजाणु। बीजाणु बनने की प्रक्रिया भी समान ही होती है, या तो समसूत्री विभाजन से बनते हैं या अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। दूसरी है ओवल शेप्ड। इस तरीके से, ये क्या है? ओवल शेप्ड। ये अपना स्पोरेंजियोफोर हो गया, बीजाणुदानीधर, यानी जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है, जो वृंत है, ठीक, उसको अपने कहते हैं बीजाणुदानीधर। इंग्लिश में कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। और ये ओवल शेप्ड होगी बीजाणुदानी। और इसमें ये क्या है, भी क्या बन रहे हैं? बीजाणु बन रहे हैं या बीजाणु बने हुए हैं। ये बीजाणु है और ये बीजाणु मुक्त होने के बाद में जर्मिनेट होंगे और नए कवक जाल को जन्म देते हैं। अगली देखिए, एक बीजाणुदानी इस प्रकार की भी होती है, गोलाकार। ये अंदर बीजाणु है, गोलाकार। ये अपना बीजाणुदानीधर हो ही गया नीचे वाला। इसको कहते हैं ग्लोबोज, गोलाकार। एक और है भी, इस तरीके की।
ये तो होगी स्पोरेंजियम, और ये इसमें क्या बन रहे हैं, स्पोर्स। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, वृंत सदृश्य स्टाक लाइक, इसको अपने कहते हैं कोल्यूमेला। कोल्यूमेला, ठीक। तो इसका नाम होगा ग्लोबोज विद कोल्यूमेला। इस बीजाणुधानी का नाम क्या होगा, ये कौन सा प्रकार है, मोर्फोलॉजी के आधार पर है तो ग्लोबोज ही गोलाकार है, लेकिन साथ में क्या है, कोल्यूमेला है, जो वृंत सदृश्य स्ट्रक्चर है जिस पर बीजाणुधानी टिकी हुई है, तो ग्लोबोज विद कोल्यूमेला। तो मैंने 4 प्रकार की बीजाणुधानियाँ मैंने आपको बता दी, ठीक। अब आगे करते हैं बीजाणु के बारे में और बात। बीजाणु 2 प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं वो भी। अलग अलग कवकों में अलग अलग तरह की बीजाणुधानियाँ मिलती है मोर्फोलॉजी के आधार पर। इतना अपने नहीं है कि किस कवक में किस प्रकार की बीजाणुधानी मिलती है, वो इतना नहीं आता है, तो अपने नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि बीजाणु 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जूस्पोर्स और दूसरा है एप्लेनोस्पोर्स। जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स। देखिए, जूस्पोर्स का मतलब ऐसे स्पोर्स जिनमें क्या मिलते हैं, कसाब यानी फ्लैजिला। तो ये एक प्रकार के, या अपने इनको कहते हैं चल बीजाणु, क्योंकि ये जो स्पोर्स है इनमें कसाब मिलेंगे, फ्लैजिला मिलेंगे। कसाब की उपस्थिति के कारण ये मतलब चलायमान होते हैं, गतिशील होते हैं, तो हिंदी में अपने इनको कहते हैं चल बीजाणु। एप्लेनोस्पोर्स ये ऐसे स्पोर्स है जिन पर कसाब या फ्लैजिला नहीं मिलते, इनको कहते हैं एचल बीजाणु। एचल बीजाणु, ठीक। तो पार्ट 11 में अपने इतना ही करते हैं। बीजाणुओं के बारे में अपने और आगे देखेंगे। आगे अपने करेंगे जो चल बीजाणु है, ठीक, वो कसाब के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कसाब की उपस्थिति के आधार पर या कसाब की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, या कसाब की पोजीशन क्या होती है, ठीक है। तो वो अपने देखेंगे, वो अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक।